गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बच्चों, एक क्विक ओवरव्यू हो जाए पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हमने कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ देखा, फिर उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स किए, फिर एक सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, उसके बाद फिर एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, एंड ऑन पोजीशन में, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, और एक जनरल पोजीशन थी आर थीटा वहां पर, है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ डाइपोल के, मतलब मल्टीपल डाइपोल्स होंगे और उनके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा तो बड़ा सिंपल है। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और फिर उसका वेक्टर एडिशन कर दो, तो उससे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम पड़ जाएगा ना। वो सब मैं बताऊंगा, बट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको फील करना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक, देखिए किसी भी चार्ज के चारों ओर उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरेटिकली इनफिनिट तक जाता है किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों ओर। तो इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोमिनेट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, पहले डेफिनेशन हो जाए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स, हाइपोथेटिकल होती हैं, along which a test positive charge, yes, test positive charge, क्यों? Because electric field is defined for force experienced by test positive charge. So imaginary electric field line, electric lines of force are imaginary smooth curves along which a test positive charge appear to move, supposed to move. ठीक है। अनलाइक, चलो ये फीचर्स में बताएंगे। जैसे कि ये एक मेन चार्ज हो गया प्लस क्यू। अब अगर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगर मैं यहां पर फ्री छोड़ दूं, जैसे यहां छोड़ दिया, तो वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे जाएगा। यहां छोड़ दिया तो ऐसे जाएगा। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। These are electric lines of force. These are, ठीक है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण अगर हम किसी पॉइंट पर इसको देखें तो यहां पर एक फील्ड ऐसे होगा, मतलब पास वाले पॉइंट्स पर दूर की तरफ ज्यादा होगा, दूर वाले पॉइंट्स पर छोटा हो जाएगा, और दूर वाले पॉइंट्स पर और छोटा हो जाएगा, ऐसे होगा ना। तो ये है, ठीक है। ठीक है ना। तो ये सभी जो इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, अगर इनको स्मूथली कनेक्ट कर दें हम, तो बन जाएंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बन जाएंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है। अगर ये मेन चार्ज नेगेटिव होता, अब सोचिए अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है और उसे फ्री छोड़ दें हम, तो वो कैसे मूव करेगा? ऑब्वियसली वो, जैसे ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर ऐसे फोर्स लगेगा, यहां रखते तो ऐसे फोर्स लगता, यहां रखते तो ऐसे फोर्स लगता। अब इन सबको स्मूथ कर्व से जोड़ दें तो वी गेट
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होंगी नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर दोज इमेजिनरी smooth curves along which a test positive charge tries to move. Features of electric lines of force. फर्स्ट देखिए, पहला पॉइंट आ चुका है, दीज आर ओपन कर्व्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो ओपन कर्व्स होती हैं। मतलब जैसे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती थी ना, वो तो क्लोज्ड कर्व होती थी। नीदर डू दे स्टार्ट फ्रॉम any point nor they terminate at any point, means ऐसे closed curve होती थी, closed and continuous curve होती थी, ना कहीं से start होती थी ना कहीं पर end up करती थी। ओके, बट ये open curves हैं। open curves का मतलब ये है कि these electric lines of force start from positive charge while टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करती हैं और पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ये काफी दूर दूर है, आपस में एक दूसरे के पास नहीं रखें। अगर पास रखे होंगे तो फिर अलग डिजाइन बनेगा। तो ये है, दीज आर ओपन कर्व्स। दूसरा, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट of electric line of force gives, the tangent drawn at any point of electric line of force gives direction of electric field intensity। क्या समझे बच्चों? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। मींस जैसे कि मान लो ये एक डाइपोल है, तो जैसा मैंने बताया कि ऐसी लाइंस होंगी, अभी और भी बताऊंगा। तो कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, अब इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है, तो क्या करूंगा, यहां पर एक टेंजेंट शो करूंगा। आफ्टर ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट शो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करेगी। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, और ये तो तुम्हें मालूम है कि एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि अगर कई सारे चार्जेस के कारण भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होता है तो हम वेक्टर एडिशन कर लेते हैं, तो एक पॉइंट पर यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तीसरा जो फीचर है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, वो है टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ELOF लिख रहा हूं, टू ELOF नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Two electric lines of force never intersect each other। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिकॉज ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स मे बी ड्रॉन। टू टेंजेंट्स मे बी ड्रॉन। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो दो टेंजेंट इस पर ड्रॉ की जा सकती हैं, एक और दो। अब वो अगर दो टेंजेंट होंगी तो व्हाट डज इट मीन? एक ही पॉइंट पर
दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, विच इज इम्पॉसिबल। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स में बी ड्रॉन, एक इस कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इस कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो विच विल इंडिकेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सिंगल पॉइंट, विच इज इम्पॉसिबल। तो क्या बोले हम, टू ELOFs नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अभी जो फीचर्स हैं उसकी लिस्ट को ब्रेक करते हैं, अभी बताएंगे। पर कुछ जैसे कि ये पहला पॉइंट, दीज आर ओपन कर्व्स, और एक और पॉइंट लिख लेता हूं, ELOF स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज while terminate at negative charge। इसका क्या मतलब है, जैसे वो तो मैंने अभी बताया था। अब जैसे मान लो ये एक +Q चार्ज है और एक -Q चार्ज है, इफ दे आर केप्ट नियर बाय, तो कैसे होगा, +Q से स्टार्ट होंगी लाइंस और -Q पर टर्मिनेट हो जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बन सकता है, एज आई सेड कि दीज आर इमेजिनरी हाइपोथेटिकल लाइंस, एक आइडिया है बस इस टाइप का। अब ये सब वैसे कैसे आता होगा, ये वेक्टर एडिशन से आता है। जैसे सपोज यहां पर ये लाइन ऐसे कैसे हो गई, हॉरिजॉन्टल टाइप से, तो वो देखिए इसलिए हो गई होगी कि यहां पर एक पॉइंट सोचा, अब इस +Q के कारण फील्ड जो होगा वो ऐसे में होगा, -Q के कारण फील्ड जो होगा वो ऐसे में होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा हो जाएगा। तो बोलो हुआ ना हॉरिजॉन्टल, इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो ऐसे आई, और देखो यहाँ पर जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल आ रही नहीं आ रही है, तो इस टाइप से हो जाएगा। अगर यहां पर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज होते तो फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डिजाइन कैसा होता, फिर क्या होता है कि जैसे यहां से तो ये ऐसे निकलेंगी लाइंस, ठीक है, अब ये इधर का तो वैसे ही बना लो, हालांकि इनमें भी थोड़ा डिस्टॉर्शन तो आएगा। ठीक है, अब जैसे ये जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट की वजह से ऐसे हो जाएंगी, इस टाइप से हो जाएंगी। रिपल्शन सा होता है इनमें, लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में एक रिपल्शन होता है, तो ऐसे हो जाएंगी। और ये बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, वो न्यूट्रल पॉइंट होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो उस पॉइंट से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होगी, उस पॉइंट से कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होगी। तो ये हो जाता है। अगर दोनों ही सेम नेचर के होंगे तो इस टाइप की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी। ठीक है, अगला फीचर जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का वो ये है कि डेंसर ELOFs रिप्रेजेंट, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डेंसर है, क्लोजर है, रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। denser ELOFs represent strong electric field, while rarer ELOFs represent weak electric field. Denser ELOFs represent strong electric field, while rarer ELOFs represent weak electric field. जैसे ये प्लस क्यू है, तो अभी मैंने इसके कारण एक बनाया था, इस प्रकार की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं। तो देखिए इसमें साफ दिख रहा होगा
कि ये इसके पास यहां पर क्लोजर है, देखिए, तो ये यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा और दूर जाने पर ये रेयरर हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो दिस इज क्वाइट इन अकॉर्डेंस विद कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से रेडियल फील्ड के लिए हमने क्या बताया है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r² बताया है। तो R बढ़ने पर E कम होता है रेडियल फील्ड के लिए, है ना? तो ये बताया कि नहीं बताया? तो वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज सेंडिंग सेम मैसेज कि दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। और देखिए, चलो ये और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो ए और बी में कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ए पर ज्यादा होगा, बिकॉज ए के सराउंडिंग में, ए की विसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, बी की विसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रेयरर है, तो ए पर ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो डेंसर इलेक्ट्रिक लाइन ये जो है, अगर पास पास होंगी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और दूर दूर हो जाएंगी तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और क्या है? ELOFs are always perpendicular to a conducting surface। कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है, जैसे मेटल का सरफेस है, तो उससे जो अगर वो चार्ज कैरी कर रहा है तो उससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल सकती हैं। जैसे इस टाइप का है, अगर ऐसा होता तो परपेंडिकुलर का मतलब रेडियल होता है, तुम सबको मालूम है ये बात। अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर से जो ELOFs निकलती हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं। ऐसा क्यों? अब अभी फिलहाल इसको पोस्टपोन करो, तो चलो मैं बता देता हूं, पर बाद में थोड़ा, एक्चुअली में ये परपेंडिकुलर इनको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं निकली, मान लो सपोज अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑब्लिक डायरेक्शन में हुआ तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो कंडक्टर के सरफेस के अलोंग आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस के अलोंग आ गया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, और कंडक्टर में होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो पोटेंशियल डिफरेंस को रहने ही नहीं देंगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड आ भी गया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगेगा इन पर, लगता है ना, EE फोर्स बराबर QE, तो उस हिसाब से EE फोर्स लगेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करने लगेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लियर ऑफ कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को वाइप ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसलिए कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडक्टर के अलोंग सस्टेन ही नहीं कर सकता है, क्योंकि कंडक्टर जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से, इसलिए ELOFs आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ कंडक्टिंग सरफेस। इसके अलावा जैसे कि मान लो ये स्फीयर हो, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके अंदर भी नहीं होगा, मतलब फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस अगर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर प्रेजेंस होगी तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी होता है। और क्या फीचर्स हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के?
देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अगर इनके पॉइंट पर टेंजेंट खींच दें तो ये डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करने का पर्पस तो सॉल्व हो गया, टेंजेंट खींच देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इंडिकेट हो गई। व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इसके लिए भी इसमें व्यवस्था है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इंडिकेटर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसी बात को रिप्रेजेंट करता है, डेंसर ELOFs रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैं बता देता हूं, मतलब नंबर ऑफ ELOFs पासिंग नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर, पासिंग नॉर्मली टू यूनिट सरफेस एरिया इज अ मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी यूनिट सरफेस एरिया से उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गुजरने वाली इलेक्ट्रिक, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, दैट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। अच्छा एक बात बताओ इस पॉइंट में, जैसे कि एक पॉइंट एंड स्टैटिक चार्ज है +Q, इससे हाउ मेनी नंबर ऑफ ELOFs विल स्टार्ट? हाउ मेनी नंबर ऑफ ELOFs आर सपोज टू स्टार्ट? अक्सर स्टूडेंट इसका जवाब, चूंकि वो हाइपोथेटिकल इमेजिनरी चल रहा है, तो इन्फिनाइट दे देते हैं कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगी। ऐसे सोच रहे थे क्या मन में? चलो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी वो क्वांटाइज्ड हैं, और वो आगे गॉस लॉ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। उसके लिए भी उन्होंने वो कर दिया है कि ये इसका टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो निकलेंगी इस +Q से, वो Q/ε0 इतनी निकलेंगी। मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ this charge, more will be the number of ELOFs। समझ में आ गया? मतलब आफ्टर ऑल इसके मैग्नीट्यूड का तो इफेक्ट रहेगा ना, इसके मैग्नीट्यूड का इफेक्ट तो रहेगा। ये बड़ा है तो ज्यादा लाइंस निकलेंगी, ये छोटा है तो कम लाइंस निकलेंगी। 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। ये आगे गॉस लॉ में अपन इसको प्रूव भी करेंगे। 3D में चारों तरफ है ना, 3 डायमेंशन में सोचना, रेडियल फील्ड अभी तो Q, किसी भी पॉजिटिव Q चार्ज से Q/ε0 लाइन से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव होता तो टर्मिनेट हो जाती। ठीक है, यहां पर एक बात बता दो तो फिर फटाफट, जैसे कि ये Q1 चार्ज है, ये -Q2 है। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता हूं, ये Q1 से स्टार्ट होंगी, Q2 पर टर्मिनेट होंगी। अब वो पूछ रहे हैं कि Q1 के मैग्नीट्यूड और Q2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या है, बताइए। तो बहुत सिंपल है, मैंने बताया था ना कि किसी भी चार्ज से एसोसिएटेड लाइन उसके मैग्नीट्यूड का इंडिकेटर होती हैं, नंबर ऑफ लाइंस। तो इसमें कितना हो गया देखना, इस Q1 से कितनी लाइंस निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो Q1 को लिख लो 9। इस Q2 से कितनी लाइन एसोसिएटेड है, 1 2 3 4 5 लाइंस इससे एसोसिएटेड है, तो 9/5 आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये तो ये है। और क्या फीचर्स होते हैं ELOFs में? एक ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है।
there is a tendency of contraction longitudinally. लेंथ के अलोंग, जैसे कि एक रबर की स्ट्रिंग होती है ना, वो लेंथ के अलोंग इसमें कॉन्ट्रेक्शन करने की टेंडेंसी होती है, बिल्कुल वैसे ही इनमें भी होती है। और ये दिस इज द रीजन गिवन बिहाइंड द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। दूसरा ये है कि ये दे रिपेल ईच अदर परपेंडिकुलर टू देयर लेंथ। मतलब एक दूसरे को उनकी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिपेल करती हैं, एक दूसरे को उनकी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिपेल करती हैं। और दिस इज द रीजन बिहाइंड, मतलब रिपेल करके ये ऐसे हो जाएंगे ना, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड रिपल्शन बिटवीन सेम चार्जेस। ठीक है, और क्या फीचर्स हैं? और ये है कि पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट ELOFs represent uniform electric field. Parallel and equidistant ELOFs represent uniform electric field. ये parallel and equidistant ELOFs represent uniform electric field. अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जैसे कि एक प्लेन चार्ज अभी आगे आने वाला है, जैसे कोई प्लेन चार्ज होगा तो प्लेन चार्ज से इस प्रकार की लाइंस निकलती हैं, इन्फिनिट एक्सटेंट का जो प्लेन चार्ज होगा उससे इसी प्रकार की लाइंस निकलती हैं, तो उसमें हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। तो ये बहुत काम आने वाला है, ज्यादा बहुत इसकी डिस्कशन रहेगा इस पर। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट ELOFs represent यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ फीचर्स थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के। अच्छा, ये बताना जरा, ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, पॉइंट ए और बी पे रखे हैं। क्वेश्चन ये है कि एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस then decreases, decreases continuously, increases continuously। बताइए, अगर ए से बी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए
देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, देखिए इसमें क्या होगा, वैसे तो फिर अगर अलग अलग पॉइंट्स पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा तो वो बहुत लॉन्ग सॉल्यूशन हो जाएगा उसका, बट हियर आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टू हेल्प अस। एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर अपन ड्रॉ कर लें तो अब देख रहे हैं कि ए से बी जा रहे हैं, तो यहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी है, डेंसर, क्लोजर, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्ट्रॉन्ग। यहां कैसी है, रेयरर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वीकर है, यहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां फिर से क्लोजर हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग। एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी, अगर हम ए से बी जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा, पहले ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट डिक्रीजेस, डिक्रीज हो रहा है ना, और देन इंक्रीजेस, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या समझे? एक ग्राफ ड्रॉ कर दो। नहीं, कैसा ग्राफ, जैसे कि मान लो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये इनका सेंटर लाइन है, इसको ऐसे कर लेते हैं वाई एक्सिस पर, ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं इस एक्सिस पर, और ये सपोज ये माइनस ये प्लस ए हो गया, ये माइनस ए हो गया, मतलब ए ऐसी डिस्टेंस हो गई। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का ग्राफ क्या होगा बताइए? यहां ऐसे इंफिनिटी होगा, अनडिफाइंड रहता है, और बीच में मैंने बताया था मिनिमम हो जाता है, तो ये ऐसा होगा, और ये प्लस क्यू माना है ना, हाँ, तो ऐसे राइट साइड में होगा तो पूरा पॉजिटिव जोन में जाएगा, इधर भी इस साइड ही होगा, तो ऐसे ही जाएगा ये, इस एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आके अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ऐसे छोड़ देते हैं उस ग्राफ को। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जब जस्ट मिडिल में यहाँ पर फील्ड मिनिमम हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ खींच रहा हूं डिस्टेंस के साथ, और ये जो जोन है इस जोन में प्लस क्यू का इफेक्ट रहेगा, तो इस वजह से ऐसे नेगेटिव जोन में जाएगा ये, तो ऐसा बनेगा, और ये माइनस क्यू के कारण जो होगा वो फील्ड पास की तरफ होगा, इसका इफेक्ट रहेगा नियरर होने की वजह से, तो ये ऐसे रहेगा। इसकी लोकेशन पर अनडिफाइंड हो जाएगा, और इससे बहुत दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, बहुत दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो ये इस टाइप से, ठीक है। इसी में अगर ये दोनों प्लस क्यू होते तो फिर ग्राफ कैसा बनता, अगर दोनों ही चार्ज प्लस क्यू होते तो ग्राफ कैसा बनता? ऑब्वियसली देखिए, अगर दोनों प्लस क्यू होते तो बीचों बीच में जस्ट इन मिडिल इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी जीरो, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता, विच इज इंडिकेटिंग एट दैट इन जस्ट मिडिल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, और ये यहां पर इनफाइनाइट हो गया, और इसकी लोकेशन पर भी जाके अनडिफाइंड हो चुका है, और ये जो जोन है इसमें प्लस क्यू की वजह से ऐसा होता, ऐसा हो जाता ये, और ये जो जोन है इसमें प्लस क्यू की वजह से फील्ड दूर की तरफ होता,
पॉजिटिव क्यू से दूर की तरफ होता है ना फील्ड, तो यहां ऐसा हो जाता। ऐसे ग्राफ्स हो जाएंगे अगर दोनों पॉजिटिव क्यू होंगे तो। देखिए अब टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, torque acting on an electric dipole placed in uniform electric field. अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दें तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा? लगेगा ना टॉर्क? बिल्कुल लगेगा। और क्यों लगेगा वो सब मैं बता रहा हूं, बट सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड uniform electric field is characterized by parallel and equidistant lines. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताया जाता है? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन से बताया जाता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, this is minus q, this is plus q. AB is an electric dipole and this is pivoted in just at middle. Okay, this is the electric field. So let the dipole has been kept at an angle theta with the electric field. So what are the forces? First of all, let us consider the force. अब क्या बताया था मैंने कि जब भी किसी whenever a plus q charge is placed in electric field of intensity E, it feels a force QE. इस plus q पर एक फोर्स लगेगा QE और ये फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव q पर जो फोर्स लगेगा वो भी QE होता है, लेकिन वो फील्ड के ऑपोजिट होता है। तो इस पर फोर्स कितना हो गया? QE। ये सेंटर पर सस्पेंडेड है, पिवोटेड छोड़ो, इसको सस्पेंडेड मान लो, तो फोर्स का भी पता पड़ जाएगा ना। अब इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना हो गया बताइए? अब ये QE इधर लग रहा है, QE इधर लग रहा है, सेम डाइपोल पर है तो कैंसिल आउट ईच अदर। तो पहली बात तो नेट फोर्स जो होगा डाइपोल पर वो जीरो हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फिर नेट फोर्स जरूर होता, क्योंकि यहाँ QE1 होता, यहाँ QE2 होता, तो फिर नेट फोर्स वुड एक्ट। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो हो गया, राइट है? अच्छा, फोर्स तो जीरो हो गया, व्हाट अबाउट टॉर्क? टॉर्क जीरो नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि यहां पर दोनों जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं, फोर्स की
लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, उनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर सेपरेशन है। तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, दिस अरेंजमेंट फॉर्म्स अ कपल। और हर कपल का एक टर्निंग इफेक्ट होता है, जिसे मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क बोलते हैं। तो डेफिनेटली इस पर एक टॉर्क लग रहा है फिलहाल, मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क। और वो जो टॉर्क लग रहा है, इस पे बलाघूर्ण कहते हैं हिंदी में इसको। तो वो जो टॉर्क लगेगा वो क्या लगेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ऐसा मालूम है ना। तो अब इनके, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, इसकी ये हो गई, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये होगा ना, एन फॉर नॉर्मल, बी एन नॉर्मल हो गया ये। तो व्हाट दिस इज, अब फोर्स हो गया क्यू ई, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए। अभी सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम हमेशा से 2a बोलते आ रहे हैं, तो ये 2a हो गया, ये थीटा है। तो ये ट्राइंगल में अगर ये 2a है, ये थीटा है, तो ये सामने वाला 2a साइन थीटा हो जाएगा। कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो उससे परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए, 2a इंटू क्यू, दैट इज p, pe साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू pe साइन थीटा। यस, लीजिए एक वन स्टेप डेरिवेशन है। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क इज इक्वल टू pe साइन थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, P क्रॉस E। ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिखते हैं ना, तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। इस एक्सप्रेशन से क्लियर है कि जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो P और E से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे फिलहाल ये, अच्छा एक और चीज, ये जो टॉर्क लग रहा है वो इसको घुमाकर फील्ड के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करेगा। रीस्टोरिंग टॉर्क भी बोल देते हैं इस वजह से, इसको क्या बोल देते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क, because this will try to bring this electric dipole in the direction of electric field। और टॉर्क की डायरेक्शन तो मालूम ही है, जैसे ये क्लॉकवाइज घूमने की टेंडेंसी है तो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने की टेंडेंसी है तो आउटवर्ड होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू 90 जब हो जाएगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, पी मैक्सिमम हो जाएगा। और थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए भी टॉर्क 0 होगा, और थीटा इज इक्वल टू 180 के लिए भी टॉर्क 0 होगा। फोर्स तो पहले ही 0 होता था, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो या 180 हो तो फोर्स भी 0 और टॉर्क भी 0। जब फोर्स भी 0 होगा, टॉर्क भी 0 होगा, तो इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ए डाइपोल इज इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 एज वेल एज थीटा इज इक्वल टू 180। लेकिन इसमें डिफरेंस है, थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और थीटा इज इक्वल टू 180 के लिए डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। सोचिए कैसे, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। सोचिए, देखिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई डाइपोल जो है वो इसमें ऐसे रखा हुआ है, ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, देखिए मैंने बदल दिया माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल मोमेंट हो गया पी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिलहाल पी जो है वो ई की डायरेक्शन में है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू 0। अभी इस पर टॉर्क भी 0 है और फोर्स तो 0 होता ही है फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है,
क्यों? हाउ डू वी चेक वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल? इसके लिए क्या करते हैं कि इसको लिटिल बिट डिस्प्लेस कर देते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से लिटिल बिट अगर डिस्प्लेस कर देंगे हम, मान लो ये थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया हमने इसको, तो वी चेक कि इसमें जो किस प्रकार की टेंडेंसी आती है। मतलब ये अपनी ओरिजिनल जो इनिशियल सिचुएशन थी, अगर उसमें रिवर्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है तो स्टेबल होगा, और किसी नई नई पोजीशन में चला जाएगा तो फिर अनस्टेबल होगा, और ऐसा का ऐसा रखा रहेगा तो न्यूट्रल होगा। तो लेट अस चेक, अगर इसको लिटिल बिट हम डिस्प्लेस करते हैं तो इस प्लस क्यू इधर आ जाएगा, माइनस क्यू इधर आएगा, प्लस क्यू पर ऐसा चार्ज लगेगा, माइनस क्यू पर ऐसा लगेगा, दिस पेयर विल फॉर्म अ कपल, और ये कपल विल ट्राई टू ब्रिंग दिस डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, so this has a tendency to restore, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए कैसा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर थीटा 180 होता तो फिर क्या होता? जैसे ये डाइपोल है और रिवर्स करके रख दिया, इधर माइनस क्यू आ गया, इधर प्लस क्यू आ गया है। देखिए ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट P, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये ऑपोजिट है। देखिए इस बार ऑपोजिट है P और E के बीच का एंगल। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। अब थीटा 180 डिग्री हो गया। अच्छा, अब चेक करना जरा, अगर मैंने इसको जरा भी डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, लिटिल बिट इसको डिस्प्लेस करके देखा, तो प्लस क्यू पर चार्ज लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस क्यू पर चार्ज जो लगेगा वो फील्ड के ऑपोजिट लगेगा। प्लस क्यू पर जो चार्ज लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, माइनस क्यू पर जो चार्ज लगेगा वो फील्ड फोर्स लगेगा, फील्ड के अपोजिट लगेगा। अब ये जो कपल है, ये टॉर्क है, वो क्या करेगा? इसको फर्दर रोटेट करेगा, और ये पूरा आधा चक्कर लगाएगा, तब जाकर सेटल होगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि लौट कर नहीं आया ना वो। अगर लौट कर तो नहीं आया, इट इज अ टेंडेंसी टू मूव समवेयर एल्स, तो इस वजह से ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। थीटा इज इक्वल टू 180 के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्या देखा टॉर्क के बारे में कि टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। वेराइंग नेचर का है ये, क्योंकि थीटा के अलग अलग वैल्यूज के लिए टॉर्क अलग अलग होगा। वेराइंग नेचर का है। मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 होगा, है ना। और एक्सियल वेक्टर है टॉर्क, वो सब 11th में तुम लोगों को मालूम ही है ना। अगला जो इसमें टॉपिक मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है, work done in rotating an electric dipole in a uniform electric field, in a uniform electric field. वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें किसी डाइपोल को हम फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल टर्न कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा? ठीक है, ये सब जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछे जाते हैं डेरिवेशंस, तो मैं उस हिसाब से बता के चल रहा हूं
कि आप बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी साथ में हो जाएगी। बिल्कुल उसके लिए अलग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब इसको बस ये थोड़ा क्रैम करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम्स में लिखने के लिए। हाँ जी, तो ये एक डायपोल है और इसको अगर मैंने टर्न कर दिया ऐसे, तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई, वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। और माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई लगेगा, वो फील्ड के ऑपोजिट लगेगा। प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई, वो तो खैर है ही, एक सॉरी है, जस्ट अ मिनट, सॉरी। देखिए ये डायपोल है और इसको फील्ड की डायरेक्शन से मुझे थीटा एंगल घुमाना है, तो वर्क डन निकालना है। अब इच्छा तो ये हो रही है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे कर दूं कि वर्क डन टॉर्क हो गया पीई साइन थीटा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा। हाँ बिल्कुल गलत, बिल्कुल ऐसा तब होता जब टॉर्क यूनिफॉर्म होता, बट टॉर्क इज ऑफ वेराइंग नेचर, वो एंगल के साथ बदल रहा है, तो इसलिए ये कांस्टेंट टॉर्क तो है नहीं कि ऐसा अपन कर सकें। तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक पहुंचाना है, ये थीटा एंगल हो गया, ठीक है, यहां तक पहुंचाना है और इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। अब टॉर्क वेराइंग नेचर का है, तो जब वेराइंग नेचर का फोर्स होता था तो क्या करते थे, इंटीग्रेशन अप्रोच का यूज करते थे कि नहीं करते थे, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में अपन कैलकुलेट करते हैं और फिर उन सब पार्ट्स को ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही इस बार करने वाले हैं कि ये पूरी जो जर्नी है इसकी थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू थीटा तक की, उस जर्नी में माना कभी एक ऐसा वक्त आता है कि ये जो डायपोल है हमारा वो फील्ड की डायरेक्शन से अल्फा एंगल पर है, ये जो डायपोल है वो फील्ड की डायरेक्शन से अल्फा एंगल पर है। तो उस समय जो इस पर टॉर्क लग रहा होगा वो कितना होगा बताइए, उस समय जो इस पर टॉर्क लग रहा होगा वो होगा पीई साइन अल्फा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ठीक है, नाउ इफ फॉर अ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी अल्फा, torque may be assumed as यूनिफॉर्म। अब एक बहुत स्मॉल एंगल डी अल्फा के लिए टॉर्क को यूनिफॉर्म माना जा सकता है। तो मैंने माना इसको एक बहुत छोटा सा एंगल डी अल्फा घुमा दिया गया है। अब ड्यूरिंग सच अ शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट द टॉर्क मे बी अज्यूम्ड एज यूनिफॉर्म। तो अगर टॉर्क यूनिफॉर्म हो गया तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इन सच अ शॉर्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन विल बी गिवन बाय वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब टॉर्क कितना है, पीई साइन अल्फा डी अल्फा। इस छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तो वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, बट ये थोड़ी करना था हमको तो थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू थीटा तक डिस्प्लेस करने में नेट वर्क डन निकालना था। तो उसके लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और ये जो नेट वर्क डन होगा
W इज इक्वल टू वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन एल्फा डी अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन एल्फा डी अल्फा। लिमिट्स, प्रॉपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू थीटा तक डिस्प्लेस करना था। क्या होगा, पीई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एल्फा डी अल्फा, W इज इक्वल टू पीई बाहर आ गया, साइन एल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एल्फा, साइन एल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एल्फा। माइनस कॉस एल्फा की जगह थीटा लगाएंगे, माइनस माइनस कॉस 0, माइनस कॉस एल्फा की जगह थीटा, फिर माइनस माइनस कॉस 0। ऐसे तो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, cos 0 1 1 minus cos theta. So this is we do get expression of work done for rotating an electric dipole from the direction of electric field up to an angle theta. ठीक है, एक इसका और जनरल केस है, मतलब डायपोल पहले से ही किसी एंगल पर रखा होता, सपोज थीटा 1 पर, और फिर वहां से थीटा 2 तक घुमाना होता, यानी इन प्रीवियस कंडीशन इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा 1 फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाद में भी जो थीटा 2 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मेजर हो रहा है। तो इसमें जो वर्क डन होता वो थीटा 1 टू थीटा 2, यहां पर जो लिमिट होती है वो थीटा 1 से थीटा 2 हो जाती, और फिर उस केस में वर्क डन इन रोटेशन फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा इज इक्वल टू थीटा 2। तो वो जो वर्क डन होता है वो पीई, जब लिमिट लगती है ना थीटा 1 टू थीटा 2, यहां भी, तो ये सॉल्व होकर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ जाता है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों बार फील्ड से नापे गए एंगल है, तो पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पीई 1 माइनस कॉस थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पीई कॉस 90 0। थीटा इज इक्वल टू 180 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पीई 1 माइनस कॉस 180 माइनस 1, तो ये 2 पीई हो जाएगा वर्क डन। और थीटा 360 डिग्री है तो वर्क डन कॉस 361 होता है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। मतलब समझ गए, फील्ड की डायरेक्शन से यदि आप 180 डिग्री तक घुमाते हो, ऐसे घुमाकर 180 डिग्री घुमाते हो, तो मैक्सिमम वर्क डन होता है। फिर एक फुल साइकिल में 0 क्यों हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि 180 डिग्री तक घुमाने में तो एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा। क्या बोला मैं, 180 डिग्री तक टर्न करने में तो एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि हमको वर्क डन करना पड़ेगा, और रिमेनिंग 180 वो खुद ही घूम जाएगा। अभी बताया था ना टॉर्क वाले में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले में, रिमेनिंग 180 वो खुद ही घूम जाएगा, सिस्टम वर्क करेगा। तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन पॉजिटिव और सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। एक फुल साइकिल में वर्क डन 0 होता है, और हाफ साइकिल में वर्क डन जो होता है वो 2 पीई होता है।
वर्क डन तो जूल होता ही है, खैर, है ना, और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बताइए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, है ना, अब वो बोल रहे हैं कि एक डाइपोल है, इसको फील्ड की डायरेक्शन से 60 डिग्री घुमाने में वर्क डन W है। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल by an angle of 60 degree is W. Calculate work done in rotating this dipole by an angle of 30 degree further. फील्ड की डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल टर्न करने में वर्क डन W है, तो इसे 30 डिग्री और घुमाने में वर्क डन कितना होगा? 30 डिग्री और घुमाने में वर्क डन कितना होगा, ये बताना है। बताइए। देखिए फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है। अब वर्क डन की जगह आ जाएगा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 60। फील्ड की डायरेक्शन से 60 डिग्री घुमाने में वर्क डन W है ना, तो इस W की जगह वो कैपिटल W ले आओ। अब ये नोन क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। अब कोई भी और वर्क डन है उसको W नहीं लिखूंगा मैं, W नोन क्वांटिटी हो गई। अब क्या किया, 60 डिग्री तो वो ऑलरेडी घूम चुका है, अब 30 डिग्री फर्दर घुमाना है, तो एंगल कितना हो जाएगा, फील्ड से ही नापा जाता है एंगल, तो फील्ड से मेजर किया था, तो एंगल 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। तो अब 60 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाने में वर्क डन कितना होगा, सपोज W डैश, तो W डैश इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 लगाएंगे। इसमें थीटा 1 थीटा 2 दोनों बार फील्ड की डायरेक्शन से नापे गए एंगल हैं, तो क्या हो जाएगा, PE cos 60 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो cos 60 माइनस cos 90, PE cos 60 कितना होता है 1/2, cos 90 कितना होता है 0, तो W डैश, जस्ट अ मिनट ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये W डैश का रिलेशन कैसे सेट करना पड़ेगा, W से करना पड़ेगा, तो W डैश अपॉन W कर दो, तो ये PE कैंसिल हो जाएंगे, PE cos 60 1/2 cos 90 0, और W जो था वो कितना था, PE 1 माइनस cos 60 कितना 1/2, P से P कट जाएगा, ये 1/2 सॉल्व हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, और W डैश इज इक्वल टू W। देखिए फील्ड की डायरेक्शन से 60 डिग्री घुमाने में भी वर्क डन W हुआ, और फर्दर 30 डिग्री घुमाने में भी वर्क डन W हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि वो बाद वाला जो जोन है 60 से 90 वाला, वहां पर टॉर्क की वैल्यू ज्यादा हो गई होगी ना, तो कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी हमको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो वो इवन हाफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था लेकिन वर्क डन इक्वल आया, है ना। तो ये आज का लेक्चर था, अब इसको आप रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे रिंग के कारण, डिस्क के कारण, और स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा गॉस लॉ, तो वो सब कल स्टार्ट करेंगे उसको। तब तक इनके न्यूमेरिकल्स करो, जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो ट्राई करो, है ना। और सभी बच्चे
वीडियोस को रोज के रोज देख लिया करें, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न। अगर आप उसको, क्योंकि एवरी लेक्चर इज स्टैंड्स ऑन इट्स पास्ट लेक्चर, है ना, कनेक्टेड रहता है ना। ओके, गुड डे।